स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। यूएस और ईरान में हो रहा है एक वॉर। एक्चुअली यूएस इजराइल वर्सेस ईरान हो रहा है एक वॉर, और हम समझेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमिकली इंडिया के ऊपर। इंडिया का क्या जियोपॉलिटिकल रिस्पॉन्स है वो भी समझेंगे कि भारत सरकार की कोर कूटनीति क्या है इस समय। व्हाट डज इंडियन गवर्नमेंट वांट। और तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिबेटेड और रिटन ऑफ टॉपिक क्या है, वो है इकोनॉमिक्स। अगर आपकी इकोनॉमी सही चल रही है, आपका देश सही से चलेगा। एंड दैट्स व्हेन वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन learn more about economics and learn more about all these geopolitical tensions that are going on, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबली और इंडिया में भी। अभी फिलहाल इंडिया के ऊपर ध्यान देते हैं। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। पहले समझते हैं कि लाइन ऑफ फायर में इंडिया कैसे फंस गया, इंडिया क्यों है लाइन ऑफ फायर में। तो सबसे बड़ी बात कि इंडिया का जो ऑयल डिपेंडेंस है वो ज़्यादातर इंपोर्ट्स के ऊपर है, और 85 से लेकर 95% तक इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है। पहली बात है, ये बात याद रखना कि 85 to 90% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास है नहीं, यानी ऑयल डिपेंडेंस बाहर से है। दूसरी बात, हमने रशिया से ऑयल लेना थोड़ा कम कर दिया है ड्यू टू यूएस प्रेशर ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और गल्फ कंट्रीज के बीच में लगभग 180 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। बहुत बड़ी बात है ये। दो चीजें बता रहा हूं मैं, एक हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन ऑयल, दूसरा हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंस ऑन द गल्फ कंट्रीज, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि दुनिया भर में जो भारत से लोग बाहर जाके काम करते हैं, लगभग 120 बिलियन डॉलर के आसपास लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं, मतलब कमाते हैं और अपने घर भेजते हैं ताकि उनके घर वर चल सके। उस 120 बिलियन डॉलर में से लगभग 51 से 52 बिलियन डॉलर गल्फ कंट्रीज से आता है, यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, कुवैत। 52 बिलियन डॉलर, इट्स अ ह्यूज नंबर। इट्स अराउंड 45% के आसपास जो ओवरऑल आपका रेमिटेंसेस है दुनिया भर में, वो सिर्फ और सिर्फ उस सऊदी अरेबियन पेनिनसुला यानी गल्फ काउंसिल कंट्रीज से आता है। बहुत बड़ा नंबर है ये, और सारी लड़ाई कहाँ हो रही है, वहीं पे हो रही है, ठीक है। इंडिया की ऑयल शॉक की अगर आपको टाइमलाइन देखनी हो कि कैसे एडवर्स सप्लाई शॉक यानी ऑयल में लगने वाला जो शॉक है उससे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कब कब बड़े बड़े इंपैक्ट हुए हैं। सबसे पहले 1973 में ऑयल एम्बार्गो लगा था, अरब ऑयल एम्बार्गो लगा था। तब भी हमने ये देखा था 1973 में भी इंडिया में एक बीओपी क्राइसिस आया था। जस्ट फॉर आपको बता दें कि 1990 वाज नॉट द सिंगुलर इवेंट जहां पे इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। और कौन से थे, कमेंट डाउन बिलो। और जानना चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है 3 से 4 गुना बढ़ गया था इंडिया के लिए। सोचो कि सऊदी अरेबिया इज लाइक, भाई अरेबियन सी पार करना है, उधर सऊदी अरेबिया ही तो है, वहां से ऑयल लाने में 4 गुना दाम बढ़ गया था, और इसकी वजह से इंडिया में 25% इन्फ्लेशन आया था। और ये वो टाइम था जब इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था, अब तो हम ओपन इकोनॉमी है। तो सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं हम लोग। क्योंकि ऑयल का दाम 4 गुना बढ़ा तो इंडिया का इन्फ्लेशन 25% बढ़ गया, 1/4 ज्यादा हो गया। और इसकी वजह से ओएनजीसी बना। ओएनजीसी क्यों बना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन, ताकि हम अपने देश में, और साथ ही साथ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी ओवीएल जो है, उससे देश और विदेश में ऑयल खोज सके, हम लोग ऑयल वेल्स खोज सके और हम ऑयल निकाल सके। जैसे वेनेजुएला में हमने खोजा, वहाँ पे भी ओवीएल का काफ़ी सारा निवेश है। 1990 में फिर हम देखते हैं जब हमारी इकोनॉमी ओपन होती है तो गल्फ वॉर हो जाता है फिर से, इराक कुवैत, यू नो दैट, ठीक है। तो गल्फ वॉर होने की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस डबल हो जाता है। क्रूड ऑयल का प्राइस डबल होने की वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट है, वो इंपोर्ट बिल है, वो बढ़ जाता है। इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। हमारे पास फॉरेक्स नहीं होता, फॉरेक्स नहीं होता तो करें क्या, कहाँ से लाएं फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब डॉलर पाउंड कहाँ से लाएं, क्योंकि पेमेंट हम रुपया में थोड़ा करेंगे जाके। तो हमको लगभग 70 टन ऑफ गोल्ड प्लेज करना पड़ता है चोरी छुपे, कहाँ पे, लंदन में। तब हमें पैसा मिलता है ताकि हम ऑयल खरीद सके। और ये रहता है 1991 के रिफॉर्म का वन ऑफ द रीजंस। उसके बाद आप देखिए 2008 में जब सबप्राइम क्राइसिस होता है, फिर से $150 पर बैरल हो जाता है। यहाँ पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 2.3% ऑफ द जीडीपी हो जाता है, अभी तो कम हो गया है, ठीक है। और रुपया गिरने के बाद 48 रुपीज पर डॉलर हो जाता है, अभी 90 के आसपास है। अगर हम सीपीआई की बात करें, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कौन सा, इन्फ्लेशन का नंबर, इन्फ्लेशन वाज 9.1%,
इस समय आरबीआई का टारगेट कितना है इन्फ्लेशन का? 2 से 6%। कितना चल रहा है? लगभग 2-2.5% के आसपास इन्फ्लेशन है। सोचो 9% का इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने लॉस को अब्जॉर्ब तो किया बट सब्सिडीज के थ्रू, और सब्सिडीज के थ्रू जब भी गवर्नमेंट लॉस को अब्जॉर्ब करती है तो गवर्नमेंट के पास उनकी जेब में पैसे कम होते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, कैपिटल डेवलपमेंट। 2019 में अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है उसके ऊपर ड्रोन अटैक हो जाता है, उसकी वजह से भी 15% का इंक्रीज आता है ब्रेंट क्रूड में, ठीक है। और 50% क्योंकि अरामको सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी की, तो वो 50% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई एकाएक रातों रात खत्म हो जाती है। इंडिया को तब एक्टिवेट करना पड़ता है अपना एसपीआर प्रोटोकॉल। अगेन नाउ एसपीआर क्या है? एसपीआर इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इंडिया में, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, वो हम लोग लास्ट में देखें। 2026 अगेन अब यूएस ईरान वॉर की वजह से ब्रेंट क्रूड अगेन $73 से बढ़ के $88 हो गया। इससे पहले तक क्योंकि हम रशिया से ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, तो ये जो उतार चढ़ाव है ऑयल का, उसका बहुत फर्क हम पे नहीं पड़ रहा था। बट क्योंकि हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम किया, अगेन हम गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। खरीदते तो हम ईरान से भी थे, क्योंकि ईरान पे भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो हम ईरान से भी नहीं खरीदते, ठीक है। और उसके बाद ना सिर्फ हमने ऑयल कम किया, बल्कि ऑयल जो हम लोग ओमान कुवैत यहाँ से खरीदते हैं, वो ऑयल टैंकर आते हैं वेरी स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान अभी ब्लॉकेड लगा दिया है। तो लगभग हमारे 55 टैंकर, ऑयल टैंकर वहां फंसे हुए हैं। और उसके अलावा हमारे जो लगभग $52 बिलियन के रेमिटेंसेज है वो भी फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं भाई? इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि अभी पता नहीं है किसकी जॉब बचेगी नहीं बचेगी, कौन सी कंट्री में जॉब कर रहे हो, वो कंट्री में कितनी और वॉर रिलेटेड बॉम्बिंग्स हो सकती है, अटैक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 91 की जो गल्फ वॉर है वो हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिक रहा था। 91 में जो हम लोग रिफॉर्म्स किए अपने, ऑयल प्राइस डबल हो गया था इंडिया के लिए, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होकर सिर्फ $1.1 बिलियन बचे थे। ये बहुत बुरा नंबर है, ठीक है। 1.5-2 हफ्ते भर का हमारे पास खाली ऑयल रिजर्व, मतलब इतना फॉरेक्स था कि हम ऑयल खरीद सके। 2 हफ्ते का, फोर्टनाइट, 15 दिन का बस। नेशनल जीडीपी 5.5% से गिर करके 1.3% हो गई थी, वेरी वेरी बिग फॉल। और लगभग 2 लाख इंडियंस को वहां से निकालना पड़ा था गल्फ कंट्री से। आपने एक मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट, उसमें इसी के ऊपर एक कहानी है। एयरलिफ्ट किया गया था कुवैत से, और कैटलिस्ट क्या था? इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ और हमें 91 का लिबरलाइजेशन करना पड़ा। देयर आर मल्टीपल रीजंस आल्सो, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दिस, क्योंकि उस टाइम आपको मालूम है यूएसएसआर भी टूट गया था, जर्मनी यूनिफिकेशन हो गया था, एंड देयर वाज ओनली कैपिटलिज्म सर्वाइव्ड ओवर कम्युनिज्म और सोशलिज्म, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें, ये 33 किलोमीटर वाइड है, ठीक है, एक जगह है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक। तो इंडिया का लगभग 55% तक का जो ऑयल है, ऑयल इंपोर्ट है, वो यहीं से आता है, इस वाली जगह से। क्योंकि चाहे वो सऊदी से आ रहा हो, ओमान से आ रहा हो, कुवैत से आ रहा हो, यहाँ से घूम के अरेबियन सी में शिप आती है। अब यहाँ पे लग गया है ब्लॉकेड, क्योंकि ईरान इसको कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे एक ब्लॉकेड लग गया है। तो लगभग 55 to 60 शिप्स, टैंकर्स यहाँ फंसे हुए, ये निकल नहीं पा रहे हैं। और इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि 20% डिसरप्शन भी अगर हो जाए ना, तो 1 मिलियन बैरल का शॉर्टफॉल डेली हो रहा है इंडिया को। 1 मिलियन बैरल जो पेट्रोलियम बड़े बड़े आते हैं क्या, वो उसका शॉर्टफॉल हो रहा है। और इंडिया जैसी कंट्री जो ग्रोइंग कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी मेजर इकोनॉमी बन रही है, 7.5% का ग्रोथ रेट चाहिए हमको, अगर वहाँ ऑयल ही ना आए, सबसे स्ट्रैटेजिक चीज, तो हमारे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उस पर धक्का तो लगेगा ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर फुल क्लोजर हो गया, क्योंकि अभी तो ईरान अलाउ कर रहा है, यूएस और यूएस के अलाइज के अलावा बाकी सबकी जो शिप्स है वो धीरे धीरे वो पास ऑन करने दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि पूरा ब्लॉकेड लग गया, तो ये जो अभी हम $73 तक पहुंचे हैं, $73 से 85 तक, ये दाम बढ़ करके $200 तक हो सकता है पर बैरल। $200 वर्स्ट वी हैव सीन वाज ड्यूरिंग 2008, $147-150 के आसपास हुआ था बिकॉज ऑफ सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है। $200 तक होना इंडिया के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स के अलावा इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर भी क्या होगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि जैसे ही पता चला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ब्लॉकेड लगा रहा है, चाइना ने अपने बैकडोर डिप्लोमेसी की और चाइना के शिप्स को तुरंत बाहर जाने दिया गया बाय ईरान। हालांकि थोड़ा स्लो है बट काम कर लेते हैं धीरे धीरे करके भी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों जरूरी है? सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए। आप सोच के देखो कि डेली 40
ठीक है, 14 मिलियन बैरल्स पर डे उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है दुनिया भर के लिए। अगर वो बंद हो जाएगा तो 14 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो एक दिन में नहीं पास कर पाएगा, सिर्फ उनके ऑयल्स जाएंगे जो यूएस के एलाइज नहीं है। दुनिया भर के वन थर्ड ग्लोबल क्रूड एक्सपोर्ट उसी जगह से होते हैं। 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल पेट्रोलियम कंजम्पशन जो होता है उसके लिए जो पेट्रोलियम जाते हैं वो वहीं से जाते हैं। और मतलब डेली अगर देखा जाए तो 70% का ड्रॉप देखा जा रहा है वेसल ट्रैफिक में 28 की जो स्ट्राइक हुई है इसराइल से उसके बाद। सिर्फ इंडिया के ऑयल टैंकर 55 ऑयल टैंकर फंसे हुए। तो इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है, ट्रिपल एनर्जी एक्सपोजर हो जाएगा अगर हॉर्मुज के साथ वो हो गया तो, परमानेंट ब्लॉकेट हो गया तो। क्रूड ऑयल क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंस अप्रॉक्सीमेटली 90% है, रशिया से भी कम खरीद रहे हैं हम, और कहीं और से खरीद नहीं सकते, ईरान से खरीद नहीं सकते, वेनेजुएला से भी खरीद नहीं सकते। तो लगभग 50% ऑफ ऑयल, 50 to 55% हमारा ऑयल हॉर्मुज से आता है। वो नहीं आएगा तो 30 दिन का स्टोरेज है हमारे पास, अब प्रॉब्लम। अगर हम एलपीजी और गैस की बात करें तो मोर देन 50% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट कम्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 54-55% के आसपास। अब आप देखो, आपने भी न्यूज़ देखी होगी कि एलपीजी सिलेंडर के कमर्शियल और पर्सनल जो सिलेंडर के दाम है वो भी बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक, हाँ, पीएनजी गैसेस स्टिल नॉट इफेक्टेड बट एलपीजी इफेक्ट हो सकता है। ठीक, तो अब इंडिया के पास एक इम्पॉसिबल डिप्लोमेटिक ट्रायंगल हो गया है कि अगर हमको अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी है, ठीक है, इतने सारे स्ट्रेस में, क्योंकि 3 स्ट्रेस है, यूएसए जो हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और हमारी डिफेंस टाइज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे तेजस विमान के जो इंजन है वो भी वहीं से आते हैं, तो मैक्सिमम हाई प्रिसाइज जो इक्विपमेंट है वो वहीं से आते हैं, यूएस इजराइल समथिंग लाइक दैट। गल्फ कंट्रीज में हमने देखा है कि $180 बिलियन के आसपास का हम ट्रेड करते हैं और लगभग 50% ऑफ द रेमिटेंसेस कम फ्रॉम देयर। और ईरान से हमारी पुरानी हिस्टोरिक सिविलाइजेशन टाइज हैं। और उसके अलावा 2025 में हमने चाबहार पोर्ट के ऊपर फिर से डील की थी और $85 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट किया था, जो कि अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बिग रीजन टू वरी क्यों है? क्योंकि इंडिया अगर ईरान में चाबहार पोर्ट नहीं खोल पाता तो अगेन पाकिस्तान के ऊपर हमारा डिपेंडेंस बना रहेगा सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए। तो अब आप समझिए कि इंडिया के पास क्या चॉइसेस है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लेके चलें, इकोनॉमिक रियलिटी सोचे या जियोपॉलिटिकल लॉयल्टी सोचे। तो इंडिया ने इकोनॉमिक रियलिटी चूज की। अगेन ध्यान देने की बात यह है, इंडिया ने इकोनॉमिक रियलिटी चूज की है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक्स को लेके ज्यादा और ज्यादा सजग हुआ है, क्योंकि इंडिया को अब समझ में आ गया कि देखो आईआर सब चलता रहता है, इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं और दुनिया आपके ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंड कर सकती है, आप स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। स्ट्रैटेजिकली आप इंपॉर्टेंट कब होते हैं? जब आप दुनिया के ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक रियलिटी को आगे रखा है, यानी इंडिया के लोग, क्योंकि भाई सही बात है 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री खाना मिल रहा है तो इसका ये मतलब है कि इंडिया एक थोड़ा सा गरीब देश है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। तो हमें अपने लोगों के बारे में सोचना है। तो हमें पहले यह सोचना है कि हम कैसे भी करके अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। उसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, चाहे गवर्नमेंट को शांत रहना हो, स्ट्रैटेजिक साइलेंस लेके चलना हो, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक बैलेंस है, जो अभी हम सही सही चल रहे हैं, वो मेंटेन रहे। तो हमें घूम फिर के ये समझ में आता है, आपको इंपॉर्टेंट होना है अगर, तो इकोनॉमिकली पावरफुल होना पड़ेगा। और जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होने की राह पे हैं तो कभी कभी आपको शांत रहना पड़ेगा। तो इंडिया ने चूज किया है इकोनॉमिक रियलिटी फॉर इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। और क्योंकि इकोनॉमिक्स का इतना इंपॉर्टेंस है दुनिया भर में, इसीलिए लेट मी रिमाइंड यू कि हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की लाइव क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज फॉर द मार्च बैच जो 17 मार्च को शुरू होने वाला है, उसमें एडमिशन चालू है। अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो एक हाई वैल्यू, हाई स्कोरिंग एंड हाई सिलेक्शन रेशियो वाला ऑप्शन, लगभग 20% लोग जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन लिखते हैं उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और इस समय जब आप ग्लोबली चीजों को देख रहे हैं तो आपको इकोनॉमी की ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। तो अगर ऐसे ही इकोनॉमिक्स की डिबेट या इन डेप्थ एनालिसिस आपको करनी है तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गो फॉर द प्लैटिनम बैच, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट सीरीज और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स है तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देता है, रटना वटना है नहीं इसमें, तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आपके मेंटर्स आप तक पहुंच सके। तो एडवांस टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप के लिए गो फॉर द प्लैटिनम बैच। और यूपीएससी रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको या सेशन का पीडीएफ चाहिए तो हिप्पोनॉमिक्स को ज्वाइन कर सकते हो, बोथ ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। टेलीग्राम पे आई अपलोड दीज पीडीएफ्स एंड द वीडियोस दैट वी टॉक अबाउट।
आपको और स्ट्रैटेजिक चीजें समझनी है इकोनॉमिक्स को, तो यू कैन ज्वाइन द कोर्स और राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studyIQ.com। कोई भी डाउट है एडमिशन रिलेटेड, नॉन एडमिशन रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि इंडिया, अब हमने नंबर्स देख लिए, 2 पार्ट में हमने वीडियो डिवाइड कर लिया, नंबर्स हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो एग्रीकल्चर और फूड की जहां तक बात करें तो देखो, इंडिया का 2 चीज हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, पहला ऑयल और दूसरा फर्टिलाइजर। इंडिया में जो सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, पहली तो फूड सब्सिडी है और दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है फर्टिलाइजर सब्सिडी। यानी सरकार के ऊपर फिस्कल बर्डन बढ़ने वाला है। तो ये जो एलएनजी है या फर्टिलाइजर शॉर्टेज है, क्योंकि हमारे जो रूट्स अगर बंद होंगे फर्टिलाइजर या गैस आने के, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से जो खारिफ सीजन रहेगा हमारा, मतलब आने वाला समर सीजन, समर क्रॉप्स, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा तो देयर विल बी अ ब्रेक डाउन ऑफ सप्लाई चेन, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बट डोमेस्टिक रॉ मटेरियल भी तो कम होगा अगर हम प्रॉपरली फूड क्रॉप नहीं ग्रो कर पाए, बल्कि इंटरनेशनल सप्लाई चेन में जो हमारे रॉ मटेरियल्स का पार्ट है वो भी गिर जाएगा। और अगेन, अगर आपको स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रहना है दुनिया में, तो आपको दुनिया के किसी ना किसी सप्लाई चेन का मेजर पार्ट होना पड़ेगा, जैसे हम एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई चेन का पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर करें तो धीरे धीरे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश करें। अभी आपने डेटा नंबर देखा होगा नई जीडीपी सीरीज में, तो उसमें भी सरकार ने यह कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हैज डन वेल इन इंडिया। तो उस डन वेल को डन बेटर करना है अगर, तो हमें अपना जो पहली चीज बिजली का कॉस्ट, ऑयल का कॉस्ट मिनिमाइज करना पड़ेगा। उसके अलावा प्लास्टिक, पॉलीमर्स एटसेट्रा सब कुछ पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। तो अगर ये चार्जेस बढ़े, चाहे वो इंश्योरेंस चार्ज बढ़ा या फ्राइट चार्ज बढ़ा या ऑयल चार्ज बढ़ा, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट में 20% तक इंक्रीज हो सकता है, जो कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छा नहीं है। तो इंडिया के गुड्स क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। कॉस्टली हो जाएंगे तो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मार्केट कोई नहीं चाहेगा वो। ठीक है ना। तो लगभग 10 लाख जॉब्स अभी खतरे में है, खासकर जो वेल स्टैब्लिश्ड हमारी, जैसे डायमंड हब है, सूरत में एक डायमंड हब है, यहाँ से पॉलिश होकर डायमंड दुनिया भर में जाता है। अब चाहे वो टिफिनी में लग रहा हो, चाहे दुनिया में कहीं भी लग रहा हो, जाता यहीं से है ना। तो अगर आपके सी रूट्स इंपैक्ट हुए तो हमारी जो डायमंड हब की सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, 10 लाख लोगों की जॉब खतरे में पड़ सकती है। एविएशन की बात करें अगर, तो अगर गल्फ कंट्रीज और ईरान के ऊपर लगातार एयर अटैक्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ का एयर स्पेस क्या है, क्लोज है। अगर ये एयर स्पेस क्लोज है तो अगर इंडिया से एविएशन सर्विसेज को जाना है वेस्ट में यूरोप तक, तो करना क्या पड़ेगा, आपको रीरूट करना पड़ेगा। और रीरूटिंग की वजह से लगभग 800 से 900 करोड़ रुपया का वीकली लॉस इंडियन आपके एयरलाइंस को देखना पड़ रहा है। ठीक है, खासकर ऐसी जगहें, मतलब ऐसे जो आपके रीजन है जैसे पंजाब है, केरला है, जहां से ज्यादा माइग्रेशन होता है, वहां पे और भी ज्यादा। ठीक है, $51.4 बिलियन का रेमिटेंस जो लगभग यूएई से आता है, सऊदी से आता है, कतार से आता है, इसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। क्योंकि पहली चीज है, हमारे यहाँ से वर्कर वहां जा नहीं सकते, वहां जो वर्कर हैं वो इनसिक्योर हो गए हैं। इनसिक्योर इसलिए हो गए हैं क्योंकि अगर वॉर ज्यादा दिन तक चलती, क्योंकि देखो यूएई और सऊदी अरेबिया उस वॉर का पार्ट नहीं है, बट वो यूएसए के एलाइज है, तो उनके ऊपर ईरान बॉम्बिंग कर रहा है। फिर ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है तो अगेन वहां पे प्रॉब्लम पड़ सकती है एम्प्लॉयमेंट की, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है एम्प्लॉयमेंट की। 40% तक रेमिटेंस वहीं से आता है। इसीलिए अगर हम सेक्टर बाय सेक्टर इंपैक्ट देखें तो हम देखते हैं कि डाउनस्ट्रीम ऑयल, यानी जो ऑयल वहां से आता है, डाउनस्ट्रीम मतलब अरब से यहाँ पे आता है, वो स्ट्रांगली नेगेटिव है, क्योंकि क्रूड ऑयल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, रिकवरीज कम होती जाएंगी और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का हम लॉस देख सकते हैं। एविएशन की बात करें, अगेन स्ट्रांगली नेगेटिव, रीरूट करना पड़ेगा, तो टिकट प्राइसेस में 20-25% का इंक्रीज हो सकता है। 800-900 करोड़ का लॉस थोड़े लेके चलेगी एविएशन सेक्टर। ठीक है, अभी तो मान लो सस्ते में ले जा रहे हैं जो पहले से बुकिंग किए हुए थे, लेकिन आगे चल के तो वो अपना दाम बढ़ाएंगे, तो जो अपने 800-900 करोड़ के लॉसेज हुए हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए 25-30% तक टिकट प्राइस बढ़ सकता है। पेंट्स, पेट्रोकेमिकल पे भी अगेन नेगेटिव, स्ट्रांगली नेगेटिव नहीं बट नेगेटिव, क्योंकि पेट्रोकेमिकल बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया में जैसे जामनगर रिफाइनरी है तो रिफाइंड पेट्रोकेमिकल वहां से निकल रहा है, बट वहां क्रूड ऑयल भी तो चाहिए, तो क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो पेट्रोकेमिकल भी महंगा होगा। दीज आर क्रूड डेरिवेटिव्स। ऑटो सेक्टर के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑयल या पेट्रोल का प्राइस महंगा होगा तो लोग सोचेंगे ना कि भाई कार खरीदे या बाइक खरीदे, उसमें पेट्रोल भरवाना है, पेट्रोल महंगा है, तो लोग थोड़ा डेफर करेंगे कि अभी नहीं खरीदते हैं, जब ऑयल का प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। फार्मा के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि गल्फ रूट्स, फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, गल्फ रूट से हमारी मेडिसिन जाती है विदेश में, अगेन कॉस्ट बढ़ जाएगा।
आईटी के ऊपर बात करें तो लार्जली इट विल बी अनइफेक्टेड, क्योंकि गल्फ कंट्रीज से इंडिया के आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज से है। तो वो अभी यूएस हो या फिर यूरोप हो, वो ठीक से काम कर रही है। हाँ, यूएस इकोनॉमी के ऊपर अगर वॉर का इम्पैक्ट पड़ गया देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। अपस्ट्रीम ऑयल की जहाँ तक बात करें, अपस्ट्रीम ऑयल मतलब जो इंडिया से बाहर ऑयल जा रहा है, तो इंडिया से बाहर अगर ऑयल जाएगा तो अब ओएनजीसी मतलब जो भी इंडियन कंपनीज है वो ज़्यादा पैसा कमा सकती है, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, जो चीज़ ऑयल हमारे पास क्रूड आ रहा है वो महंगा है, यहाँ से जो चीज़ जा रही है वो महंगी है, तो हमारे जो ऑयल कंपनीज हैं उनको थोड़ा पॉजिटिव फायदा हो सकता है। इसके अलावा गोल्ड के प्राइसेस अगेन, क्योंकि जब भी वॉर होती है लोग सेफर इन्वेस्टमेंट खोजते हैं, तो गोल्ड से ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ठीक है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट करे तो गोल्ड का प्राइसेस भी बढ़ेगा, गोल्ड की डिमांड अब बढ़ेगी। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू? तो इंडिया को 3 भाग में अपने क्राइसिस मैनेजमेंट को डिप्लॉय करना चाहिए। पहला जो नियर टर्म है, दूसरा मीडियम टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। तो नियर टर्म में क्या करना चाहिए, अपने एसपीआरस को एक्टिवेट करना चाहिए। जो 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है हमारे पास, कहाँ कहाँ है, कमेंट डाउन बिलो, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और कुदूर। और इस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में जितने भी ऑयल हैं प्लस प्राइवेट रिफाइनरीज में जो ऑयल है हमारे पास, लगभग 2 से 3 महीने का रिजर्व है हमारे पास एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में जो ऑयल है हमारे पास लगभग इस समय 5.33, ठीक है, एमएमटी है। अब बात यह है 5.33 एमएमटी में, यानी जो हमारे 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो पूरे फुल है। अब हमको ये बढ़ाने की भी जरूरत है, बट अभी हमें एक्टिवेट करना है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ताकि ऑयल का प्राइस अचानक से बढ़ ना जाए। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी कटाने की ज़रूरत है, ताकि जो एक्स्ट्रा प्राइस हो रहा है बाहर से आने वाले क्रूड ऑयल का वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो सके। अगर सरकार टैक्स कम कर दे तो जो ऑयल आ रहा है उस पर थोड़ा टैक्स ना लगेगा, तो इम्पैक्ट कम पड़ेगा। आरबीआई को अपने फॉरेक्स से इंटरवेंशन करना चाहिए, ताकि जो इंडियन रूपी, देखो अब अगर स्ट्रैटेजी बाहर प्रॉब्लम चल रही है तो इंडिया का रूपी फिर से डिप्रिशिएट कर सकता है, तो 90-91 तक पहुंच गए हैं, तो और ज़्यादा डिप्रिशिएट ना करें। इसीलिए आरबीआई को ज़रूरत है मैनेज करने की। मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, रुपए को की डिमांड बढ़ानी होगी, डॉलर की डिमांड कम करनी होगी, तो डॉलर बेच के रुपया खरीदे। और इमरजेंसी वैक्यूएशंस अगर ज़रूरत पड़ी तो, जो कि हम कर ही रहे हैं वाया जेदा, वाया अदर प्लेसेस। और इंश्योरेंस देना गल्फ वर्कर्स को, फास्ट ट्रैक करना है ताकि हम अफ्रीका और यूएस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें एलएनजी सप्लाईज के लिए, फॉर थिंग्स लाइक दिस, कि अगर भाई मिडिल ईस्ट में अगर ये सब हो रहा है, वेस्ट एशिया में, तो हमें कहीं और से चाहिए ना। तो अगर हम जल्द से जल्द अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी ऑयल रिजर्व्स बहुत है, तो अफ्रीका और यूएस के साथ अगर हम जल्दी से एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट कर सकें तो हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे ये लॉसेस को। मीडियम टर्म में अगर देखा जाए लगभग आने वाले 1 से 2 साल में, तो हमको अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने की ज़रूरत है, 15+ एमएमटी करने की ज़रूरत है। और 15+ एमएमटी करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसका रिकमेंडेशन है कि किसी भी कंट्री के पास 90 दिन से तक का कम से कम ऑयल रिजर्व होना चाहिए, जो कि 15+ हमारे पास एमएमटी होना ही चाहिए। तो सरकार अभी देख रही है कि पुदूर में जैसे 2.5 एमएमटी के आसपास स्टोर करते हैं, उसको डबल करने का। राजस्थान के बीकानेर में सरकार खोज रही है जगहें, ओडिशा में खोज रही है जगह, तो सरकार लगी हुई है, लेकिन अब उसको फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। 2 साल के अंदर अंदर हमें अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने क्रूड ऑयल के लिए डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है इंपोर्ट करने के लिए। अब जैसे वेनेजुएला, ब्राज़ील, नॉर्थ अफ्रीका, यूएस, ये सबसे भी हम ऑयल इंपोर्ट कर सके, प्लस रशिया के साथ थोड़ा ट्रेड रिलेशन हमारे बेहतर रहें। किसी तरह हमको डिप्लोमेटिक प्ले करना होगा यूएस के साथ। चाबहार पोर्ट जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि हमने 2025 में दोबारा से इन्वेस्ट किया है, तो वो पोर्ट किसी तरह बन जाए ताकि हम अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया को टैप इन कर सकें। और अगर हमने कर लिया तो सेंट्रल एशिया से हमको सस्ती गैस मिल जाएगी। इट विल बी अ स्ट्रैटेजिक एसेट। एक्सेलरेट करना आईएमईसी कॉरिडोर, जो बजट में भी बात हुई थी, G20 में भी बात हुई थी, ठीक है, ताकि अल्टरनेट रूट्स हम चालू कर सकें। उसके अल्टरनेट रूट बोले तो गल्फ कंट्री से होते हुए इजराइल, और उसके थ्रू आप यूरोप जा सकते हैं। स्ट्रेंथन करना है गल्फ वर्कर के इंश्योरेंस फ्रेमवर्क्स को। लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो हमको बाहर से आने वाले ऑयल के ऊपर या गैस के ऊपर डिपेंडेंस कम करने की जरूरत है। तो करें क्या, हम अपने रिन्यूएबल सेक्टर को और मजबूत कर सकते हैं। 500 गीगावाट जो हमारी एनर्जी है वो हम अगर रिन्यूएबल सेक्टर जैसे सोलर, विंड, इससे बना ले तो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा। इस समय करेंटली इंडिया की टोटल एनर्जी नीड इज अराउंड 480 to 500 गीगावाट, सॉरी
तो 500 गीगावाट तक की अभी है, तो 5 साल में बढ़ के 750-800 के आसपास होगी। तो उसमें अगर हम 60% से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज से बना सकें तो इट विल बी अ बून फॉर अस। तो डिपेंडेंस कम हो जाएगी एनर्जी के ऊपर। ईवी एडॉप्शन हम बढ़ा सकते हैं, टू व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, दिल्ली में हो भी रहा है, बाकी जगह करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक गैस यानी LNG को रीगैसिफिकेशन, और हमें नए ऑयल फील्ड्स खोलने की ज़रूरत है, जैसे अंडमान में हमें मिले हैं, और उसको इकोनॉमिकली वायबल तरीके से निकालने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खोज के छोड़ दिए, काम भी करने की ज़रूरत है। और ग्रीन हाइड्रोजन जिसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है और लीड लेना चाहता है, उसके ऊपर अर्जेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम 2035 तक अपने जो इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल किसके ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी इंपोर्ट बिल, ताकि हम, क्योंकि हम गैस और ऑयल सब इंपोर्ट करते हैं, वो जो डिपेंडेंस है लगभग हम 30% तक कम कर सकें, विच विल बी अ बिग बिग विन फॉर अ ग्रोइंग कंट्री लाइक इंडिया। तो आपको क्या लगता है, और इंडिया क्या कर सकता है इकोनॉमिकली, ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सके? बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द ओनली वे यू कैन विन द वर्ल्ड, the only way international relation works if you are important to them economically. तो economics is the greatest win that India can win, and अगर 2047 तक हमें बनना भी है सुपर पावर, तो इकोनॉमिक्स अपनी सही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बात है ये कि ये क्राइसिस है या एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट किसका? रिफॉर्म्स का। क्या इंडिया के पास अगेन 1990s के बाद ये मौका आया है कि वो बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर सके, बिग रिफॉर्म्स, सो दैट हमारा जो अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 0.5% तक हमारा GDP डिप करने वाला है और 91 का रिस्क रिपीट हो सकता है, कैसे हम उसको पार पा सकें? तो आपको क्या लगता है, क्या ये क्राइसिस है या आपदा में अवसर है इंडिया को रिफॉर्म्स में आगे ले जाने का? डू कमेंट डाउन बिलो, शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो, और याद रहे इकोनॉमिक्स इज द वे टू गो। चाहे आपका UPSC हो, प्रीलिम से मेंस एंड मेंस के बाद, या फिर इंडिया को सुपर पावर बनाना हो, हर जगह इकोनॉमिक्स आपका साथ देगा। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है और ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है और डीपर एनालिसिस आप चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी IQ पे, क्योंकि हमारा एडमिशन्स चालू है। 17 मार्च से हमारी बैचेस चालू हो जाएंगे। गो फॉर द प्लैटिनम बैच। और कोई भी डाउट है आपको, ज्वाइन मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स इस सेशन के PDF के लिए भी। वी विल मीट इन द क्लास सून। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।